सुबह के 7 बजे थे। शहर की भाग दौड़ अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन सुधा जी के घर की रसोई में रात की खामोशी अब भी पसरी थी। 60 की दहलीज पर खड़ी सुधा जी, जिनके बाल अब पूरी तरह चांदी जैसे हो चुके थे, धीरे धीरे पूजा की थाली तैयार कर रही थी। उनके हाथ में पूजा की घंटी थी, जिसे वे धीरे से बजाती मानो घर की दीवारों को जगा रही हों। तभी कमरे से उनके बेटे प्रशांत की आवाज़ आई, माँ, आज फिर इतनी सुबह? कितनी बार कहा है थोड़ी देर आराम कर लिया करो। प्रशांत की आवाज़ में भले ही चिंता थी, पर उसकी पत्नी नेहा की आवाज़ में एक तीखापन था जो तुरंत सुधा जी के कानों में चुभा। हाँ माँ जी, आप इतनी जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लेती हैं? प्रशांत तो सिर्फ कहने को कह देता है, वरना इस घर में शांति ही कहाँ है। पूजा की घंटी की आवाज़ से तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है। नेहा एक मल्टी नेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। उसे हर चीज़ में परफेक्शनल चाहिए था और सुधा जी का धीरे धीरे काम करना उसे हमेशा खटकता था। सुधा जी घबराकर पलटी, माफ़ करना बहू, मैं ज़रा धीरे बजाती हूँ, बस बाबूजी की आदत है रोज़ सुबह। नेहा ने बात काट दी। बाबूजी को गए हुए भी 5 साल हो गए हैं माँ जी, आप उनकी आदत को आप अपनी ढाल क्यों बनाती हैं? आप तो इतनी मॉडर्न हैं, योग क्लास जाती हैं, फिर ये पुरानी रूढ़ियाँ क्यों? और ये मंदिर में इतना घी तेल क्यों जलाती हैं? क्या घर में पैसे बहुत ज़्यादा हैं? प्रशांत भी अब दरवाजे पर खड़ा था, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए। उसने माँ की तरफ देखा पर बोला नहीं। सुधा जी नम आँखों से बोली, बेटा, रोज़ 5,000 रुपये का राशन और बिजली पानी का बिल भरने के बाद भी अगर मैं 2,000 रुपये मंदिर में लगा देती हूँ तो क्या तुम्हें ज़्यादा लगता है? मैं तो अपनी पेंशन के 30,000 रुपये भी तुम लोगों के हाथ में दे चुकी हूँ। माँ, बात पैसों की नहीं है। प्रशांत ने अब बोलना जरूरी समझा, बात है जिम्मेदारी की। आप बस 5,000 रुपये घर के खर्च में देती हैं और बाकी 25,000 रुपये आप अपने लिए रखती हैं। हमें बुरा लगता है जब हमें हर छोटे मोटे खर्चे के लिए सोचना पड़ता है, जबकि आपके पास एक अच्छा खासा फंड है। नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ जी, हमें हर छोटी चीज़ में कंजूसी करनी पड़ती है। अगर आप वो पैसे दे दें तो हम एक बड़ी कार ले सकते हैं। आपको पता है, मेरे कलीग्स के पास तो लग्जरी गाड़ियाँ हैं। सुधा जी का कलेजा बैठ गया। वह बोली, बेटा, वो 25,000 रुपये ही मेरी ढाल हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था, सुधा, दुनिया में सब बदल जाता है, पर तुम्हारे हाथ में थोड़े पैसे होने चाहिए। मेरे कुछ मेडिकल खर्चे हैं, कुछ सामाजिक दायित्व हैं। हर छोटी सी चीज़ के लिए मैं तुम दोनों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। नेहा ने उपहास से हंसते हुए कहा, ओह, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आप क्या सोचती हैं हम आपको भूखा मार देंगे? रही बात मेडिकल खर्चों की, हम आपका बीमा करवा देंगे। वैसे भी आप इतनी बुजुर्ग नहीं हैं कि आपको हर वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े। उस दिन सुधा जी को एहसास हुआ कि उनकी पेंशन ही इस घर में उनकी इकलौती मान्यता थी। प्रशांत और नेहा ने उन्हें घर के ज़रूरी खर्चों में सिर्फ 5,000 रुपये देने की शर्त पर ही घर में रखा था।
अगले कुछ हफ्तों तक घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। नेहा ने सुधा जी को नौकरानी से भी बदतर समझना शुरू कर दिया। एक शाम सुधा जी अपनी पुरानी सहेली मीरा जी से मिलने जा रही थी। उन्होंने अपनी शादी की एक हल्की सी साड़ी निकाली। नेहा ने देखते ही मुंह बिचकाया। माँ जी, ये क्या पहन रही हैं? ये फटी पुरानी साड़ी पहनकर आप हमारी बेइज्जती कराना चाहती हैं? मेरी किटी पार्टी में सब पूछेंगे कौन है ये, और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुधा जी ने अब तक शांत रहने की ठान ली थी। वह बस इतना बोली, यह साड़ी मेरे पति की पहली तनख्वाह की निशानी है बहू। यह पुरानी नहीं है, यह अनमोल है। तुम परेशान मत हो, मैं घर से बाहर जाऊंगी ही नहीं ताकि तुम्हारी शान में कोई कमी ना आए। वे चुपचाप पार्क की तरफ चली गईं, जहां मीरा जी उनका इंतजार कर रही थी। मीरा जी ने सुधा जी के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ सुधा? आंखें भीगी हुई हैं। सुधा जी ने आंसू पोंछते हुए उन्हें सारी बात बताई। कैसे प्रशांत और नेहा बार बार पैसे मांगते हैं, कैसे उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर अपमानित किया जाता है। मीरा जी ने गहरी सांस ली। सुधा, तुमने एक बड़ी भूल की है। तुमने अपनी सारी जमीन जायदाद, अपना सब कुछ उन लोगों को सौंप दिया जिनका दिल तुम्हारी 2 रोटी के लिए भी मटमैला हो रहा है। मेरी सलाह मानो। कमला बहन का हाल याद करो, जिसके बेटे ने उसे पैसे मिलने के बाद घर से निकाल दिया था। तुम अब भी संभल सकती हो। मीरा जी की बातें सुधा जी के दिल में घर कर गईं। रात भर वह सो नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि अब बस बहुत हो चुका। अगले दिन सुबह नेहा रसोई में आई और हमेशा की तरह तीखे स्वर में बोली, माँ जी, आज का नाश्ता कहाँ है? और हाँ, घर में राशन खत्म हो गया है। आप अपना 5,000 का कोटा दे दीजिए। मैं बाजार हो आती हूँ। सुधा जी ने सामने रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। उनकी आंखों में अब नमी नहीं थी, बल्कि एक स्थिर ठंडा सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से अपना पर्स निकाला और नेहा की तरफ एक किराए की रसीद और एक कानूनी नोटिस बढ़ाया। नेहा ने भौचक्का होकर पूछा, ये क्या है? सुधा जी के होठों पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। बहू, कल रात मैंने एक बड़ा फैसला लिया। तुम्हें याद है? इस घर की पहली ईंट मेरे पति ने रखी थी और इस घर की मालकिन आज भी मैं ही हूँ। यह नोटिस बताता है कि तुम्हें और प्रशांत को अगले 1 महीने के अंदर यह घर खाली करना होगा। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ जी, आप मजाक कर रही हैं? नहीं, आप हमें कहाँ भेज रही हैं? कहीं नहीं बहू। सुधा जी ने अपनी बात जारी रखी। तुम 1 महीने का किराया एडवांस में दे देना। अगर तुम्हें यह घर इतना ही पसंद है तो तुम लोग किराएदार बनकर रह सकते हो। किराया होगा 25,000 रुपये महीना। प्रशांत भी आवाज़ सुनकर आया। उसने नोटिस देखा और गुस्से से माँ की तरफ बढ़ा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपनी ही औलाद को घर से निकाल रही हैं। सुधा जी ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाते हुए कहा, बेटी, औलाद की पहचान सिर्फ खून से नहीं होती, संस्कारों से होती है। तुम दोनों को 25,000 रुपये किराया देना भारी पड़ रहा है, पर तुम्हारी माँ को रोज़ रोज़ का अपमान देना तुम्हें आसान लगता है। तुम्हें बड़ी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पर
अपनी माँ का सहारा नहीं बनना है। उन्होंने अपनी बात पूरी की। अब तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने शहर के सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में अपना दाखिला करवा लिया है। वहाँ मुझे इज्जत मिलेगी, मेरा ख्याल रखा जाएगा और मेरी पेंशन के पैसे मेरे अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल होंगे। तुम दोनों को आज़ादी मुबारक हो। सुधा जी खड़ी हुई। उन्होंने अपना सामान समेटा। दरवाजे पर रुककर उन्होंने कहा, जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने आज पैसे नहीं, माँ का आशीर्वाद खोया है। बेटे बहू कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखें अब खुली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुधा जी शांत और संतुष्ट भाव से घर से निकल गई। पीछे छोड़ गई बस अपने सफ़ेद बालों का साया और एक मौन सबक। प्रशांत और नेहा को मजबूरन शहर के एक छोटे से फ्लैट में 15,000 रुपये किराया देकर रहना पड़ा। अब उन्हें अपना राशन, पानी, बिजली और तमाम खर्चे खुद उठाने पड़ रहे थे। महीने के अंत में उनकी सैलरी खत्म हो जाती थी और तब उन्हें एहसास हुआ कि माँ के 5,000 रुपये के योगदान से उनका कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाता था। नेहा ने एक दिन प्रशांत से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रशांत, अब हम माँ को वापस ले आएं। तो प्रशांत का दिल भी माँ की याद में दुखी था। वे दोनों वृद्धाश्रम पहुँचे। सुधा जी वहाँ अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ हंस रही थी, किताबें पढ़ रही थी। उन्हें खुश और तनाव मुक्त देखकर प्रशांत और नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रशांत ने घुटनों के बल बैठकर कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने लालच में आकर आपको बहुत दुख दिया। सुधा जी ने प्रशांत के सिर पर हाथ रखा, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बोली, बेटा माफ़ी मांगने से सिर्फ पाप कम होते हैं, दिल का घाव नहीं भरता। तुम दोनों ने मुझे बोझ समझा था, यह मैं स्वतंत्र हूँ, सम्मानित हूँ, मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी पड़ती। तुम दोनों अपनी ज़िंदगी जियो। तुम लोग अब मेरे किराएदार भी नहीं रहे, अब मुझे आराम करना है। सुधा जी ने उन्हें एक और सबक सिखाया, आराम का सही वक्त आ गया है और यह वक्त सिर्फ उनका है। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रशांत और नेहा सिर झुकाए वापस लौट गए। उन्होंने समझ लिया था कि सफ़ेद बालों का बोझ नहीं होता, बल्कि वह अनुभव और स्वाभिमान का एक ऐसा साया होता है जिसे खोने पर जीवन की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। आपने सुधा जी की कहानी को एक मजबूत मोड़ पर छोड़ा है, जहां उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बेटे और बहू को सबक सिखाया है। सुधा जी के जाने के बाद प्रशांत और नेहा ने मजबूरी में शहर के एक छोटे किराए के फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। 15,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये का बिजली पानी का बिल और बढ़ते हुए राशन के दाम। हर महीने उनकी सैलरी हवा हो जाती थी। जिस 25,000 रुपये की पेंशन के लिए वे सुधा जी को अपमानित करते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा उन्हें खुद के खर्चों पर देना पड़ रहा था। नेहा की किटी पार्टियां अब बंद हो चुकी थी। महंगे कपड़े और रेस्टोरेंट के खाने की जगह उसे अब खुद रसोई संभालनी पड़ती थी। उसे एहसास हुआ कि जो बेकार की बुढ़िया घर का सारा काम संभालती थी, उसका मूल्य क्या था। हर सुबह जब वह झाड़ू उठाती तो उसे सुधा जी की टूटी हुई आवाज़ याद आती थी। बहू रात भर
बुखार था, बदन दर्द है। प्रशांत जो ऑफिस से थका हारा लौटता अब अपनी माँ के आराम को याद करता था। वह घर जिसे उसने माँ से छीना था अब उन्हें 25,000 रुपये की किराए की रसीद के रूप में रोज ताना मारता था। उनकी बड़ी कार का सपना तो दूर की बात, अब उन्हें रोज मेट्रो में धक्के खाने पड़ते थे। 6 महीने बीत गए। प्रशांत और नेहा आर्थिक रूप से टूट चुके थे, पर सबसे ज़्यादा वे भावनात्मक रूप से खोखले हो गए थे। उनका घर अब सिर्फ एक बेजान जगह थी जहाँ सिर्फ तनाव और दोषारोपण गूंजता था। एक दिन नेहा ने रसोई में रखी पुरानी हल्दी की डिब्बी देखी। सुधा जी अक्सर कहती थी, बहू हल्दी सिर्फ रंग नहीं देती, घाव भी भरती है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने प्रशांत को फ़ोन किया। प्रशांत, मैं और नहीं रह सकती, यह घर हमें खा रहा है। माँ ने हमें सिर्फ घर से नहीं निकाला, उन्होंने हमें खुशी से निकाल दिया। प्रशांत भी सहमत था। उसने माँ के दिए हुए वृद्धाश्रम का पता निकाला और दोनों पहली बार बिना किसी लालच या स्वार्थ के माँ से मिलने गए। वृद्धाश्रम शांति निवास शांत और साफ सुथरा था। चारों ओर हरियाली थी। सुधा जी अपनी सफ़ेद साड़ी में एक कोने में बैठी थी, पर अब उनके चेहरे पर शांति और एक नई चमक थी। वह अपने साथी बुजुर्गों के लिए कुछ कपड़े सिल रही थी। उनके बगल में मीरा जी बैठी थी, जो अब उसी आश्रम में रहने आ गई थी क्योंकि उनके बेटे ने भी धोखा दिया था। प्रशांत और नेहा को देखकर सुधा जी मुस्कुराई, पर वह मुस्कान व्यंग की नहीं बल्कि दया की थी। प्रशांत आगे बढ़ा, आवाज़ कांप रही थी, माँ हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की, हमें वापस घर चलने दीजिए। नेहा सुधा जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मैं सच में आपकी नौकरानी बनने को तैयार हूँ, बस हमें अपने घर में एक कोना दे दीजिए। मैंने आपको जो भी अपशब्द कहे उसके लिए मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। सुधा जी ने धीरे से नेहा को उठाया। उनके हाथ जो कभी झुर्रियों भरे और कांपते थे अब दृढ़ थे। बहू, अब यह सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम दोनों ने मुझे अपमान का इतना बड़ा बोझ दिया था कि उसे उतारने के लिए मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। तुम लोग आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी जियो। प्रशांत ने भीगी आंखों से कहा, पर माँ आप वहाँ अकेली कैसे रहेंगी? हम आपको लेने आए हैं। सुधा जी मुस्कुराई। उनकी आँखें अब आंसू से नहीं आत्मविश्वास से भरी थी। बेटा, मुझे अब अकेलापन नहीं लगता। यहाँ हर कोई मेरी तरह है जो स्वाभिमान से जीना चाहता है। यहाँ मुझे सम्मान मिलता है। मेरी पेंशन अब मेरे खुद के और मेरे साथी बुजुर्गों के छोटे मोटे खर्चों में काम आती है। मैं यहाँ फ़ायदेमंद महसूस करती हूँ, बोझ नहीं। उन्होंने मीरा जी की तरफ इशारा किया और कहा, और रही बात अकेलेपन की, तो मेरी सबसे अच्छी सहेली अब मेरे साथ है। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। प्रशांत ने कहा, तो क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगी माँ? सुधा जी ने एक गहरी सांस ली। माफ़ करने के लिए मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैंने तुम्हें घर से जाने को कहा था। मेरा फैसला गुस्से का नहीं था बल्कि सबक सिखाने का था। मैं चाहती थी कि तुम दोनों जिम्मेदार बनो।
तुम लोगों ने जब अपनी माँ को 2 रोटी देना भारी समझा तो मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि पूरे घर का खर्च उठाना कितना मुश्किल होता है। जाओ प्रशांत, अपनी नई जिंदगी जियो। जब तुम दोनों को इस दुनिया में कोई असली सहारा नहीं मिलेगा तो तुम्हें अपनी माँ की असली कीमत पता चलेगी। मुझे अब शांति चाहिए। प्रशांत और नेहा को खाली हाथ लौटना पड़ा। वे जानते थे कि माँ का फैसला अटल है। वे उदास मन से उस किराए के फ्लैट में लौट आए। अगले कई महीनों तक प्रशांत और नेहा हर हफ्ते वृद्धाश्रम जाते रहे। वे माँ के लिए फल ले जाते, छोटे मोटे काम करते, पर सुधा जी ने कभी भी उन्हें वापस घर आने के लिए नहीं कहा। उन्हें उनकी सजा मिल चुकी थी। माँ के वात्सल्य से वंचित रहना धीरे धीरे प्रशांत और नेहा के व्यवहार में बदलाव आया। ज़्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वृद्धाश्रम के नाम पर डोनेट करना शुरू कर दिया। बिना माँ को बताए उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत पैसे नहीं, रिश्ते होते हैं। एक दिन सुधा जी ने प्रशांत को बुलाकर कहा, प्रशांत, तुम और नेहा अब यहाँ आना बंद कर दो। मैंने देखा है तुम दोनों बदल गए हो। अब तुम जिम्मेदार बन गए हो। यही मेरा सबक था। अब तुम उस घर में लौट जाओ। तुम दोनों वहाँ किराएदार नहीं, मालिक बनकर रहो। लेकिन माँ, घर तो आपका है। प्रशांत ने पूछा। सुधा जी मुस्कुराई। घर मेरा था, पर अब वह तुम दोनों का है। मैं वापस नहीं आऊंगी। अब मेरी दुनिया यही है। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी। मुझे भरोसा है अब तुम लोग मेरे घर को मंदिर बना कर रखोगे। प्रशांत और नेहा उस दिन अपनी माँ के आगे सिर झुकाकर रोए, लेकिन यह आंसू पछतावे के साथ साथ कृतज्ञता के भी थे। उन्होंने सीखा कि वृद्ध माता पिता बोझ नहीं होते, बल्कि घर की नींव और उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। और सुधा जी ने उन्हें यह सबक अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर नहीं, बल्कि उसे जीकर सिखाया था। वे घर लौट आए। अब उस घर की दीवारों में सिर्फ शांति और प्रेम गूंजता था। लेकिन हर शाम प्रशांत और नेहा वृद्धाश्रम की दिशा में हाथ जोड़कर अपनी माँ के स्वाभिमान भरे त्याग को याद करते थे, जिसने उन्हें इंसान बनाया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।